लाखों रुपए खर्चा करके आप इजराइल का दर्द लोगों के सामने साझा करने के लिए वहां गए हैं। यह युद्ध बिकता है इसलिए टीआरपी बटोरने गए हैं। मणिपुर 5 महीने से जल रहा है, इनकी किसी की औकात और हिम्मत नहीं कि वो मणिपुर में जाके अपने ही देशवासियों का दर्द साझा करें। ये जब बिना पढ़े लिखे नेता बैठेंगे तो ऐसा ही होगा। ये गाजा पट्टी से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये उस साइड पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहां के जो सबसे बड़े अखबार है उनका संपादकीय पढ़े तो पत्रकारिता को आदमी सैल्यूट करता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को नंगा किया। जब मुस्लिम फेवर की सरकार केंद्र में 60 साल रही तब जाके हिंदुत्व खतरे में नहीं था। खतरे में हिंदुत्व नहीं है, खतरे में भाजपा है। आज भी हर महीने हमारे सैनिकों की लाशें ताबूत में गांव आती है। क्यों? नोटबंदी के बाद आतंक खत्म होने वाला था, 370 के बाद आतंक खत्म होने वाला था। डोवाल साहब श्रीनगर के रोड पे बिरयानी खाते हुए फोटो रिलीज कर रहे थे। आज क्यों? अभी रिसेंटली पिछले महीने क्यों एक मेजर और कर्नल, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, क्यों ताबूत में आते हैं? क्यों बेवाएं हो रही है हमारे यहाँ? क्यों बच्चा नाथ हो रहे हैं? हमारा विज्ञान हमको चंद्र पे लेके जाता है, लेकिन एक डेड बॉडी घर से निकलने के लिए कोई है नहीं तो आप बांबू को बांध के झोले में लेके जाना पड़ता है, जिसे मैंने टर्म दिया बॉम्बुलेंस, एम्बुलेंस की जगह। यदि सिंध भारत में जोड़ोगे तो उस सिंध को संभालने की औकात है? पहले आपने यहां तो एम्बुलेंस दे दो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देशनीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वानखेड़े में। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ी हुई है और इस जंग की आंच भारत पर भी आ पहुंची है। जिन पत्रकारों को मणिपुर जाने का वक्त नहीं मिल रहा था, वो इजराइल पहुंचकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इस एपिसोड में हम चर्चा ये भी करेंगे कि क्या सीजीआई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट अब मोदी और बीजेपी के आगे चुनौती बन चुके हैं। इस एपिसोड में इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि क्या सरकारी घोटालों की अगर पोल कोई ऑफिसर्स खोल दे या एक्सपोज कर दे स्कैम, तो क्या उन्हें अब से सजा मिलेगी। इस विषय पर विस्तारित चर्चा करने के लिए और अपनी एक्सपर्टीज साझा करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है, विवाद बहुत पुराना है, लेकिन देश में, हमारे देश में इसे राजनीतिक एंगल क्यों दिया जा रहा है? क्यों कहा यह जा रहा है कि इसका फायदा बीजेपी 2024 के लिए उठाएगी, और कहा यह भी जा रहा है इसमें एक मुस्लिम एंगल भी दिया जा रहा है। मामला क्या है? हमास का इजराइल पर हमला, एक युद्ध की शुरुआत, उसके बाद हमास को भारतीय मुसलमानों के साथ जोड़कर 80-20 का खेल करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। ये बात बहुत बढ़िया कही आपने कि 2 लाख का वीज़ा है इजराइल का लगने का, एयर टिकट अलग और वहाँ रहने की खर्चा अलग। लाखों रुपए खर्चा करके आप इजराइल का दर्द लोगों के सामने साझा करने के लिए वहाँ गए हैं। यह युद्ध बिकता है इसलिए टीआरपी बटोरने गए हैं। लेकिन मणिपुर 5 महीने से जल रहा है, इनकी किसी की औकात और हिम्मत नहीं कि वो मणिपुर में जाके अपने ही देशवासियों का दर्द साझा करें। कल शुक्रवार को प्रयागराज में एक गरीब असहाय दलित अपने पत्नी का इलाज नहीं कर पाया, उसकी मृत्यु हुई। उसकी लाश लेकर जब प्रयागराज के घाट पे आया तो लाश ले जाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई, तो एक बांबू को फटी हुई साड़ी बांधकर उस लाश को लेके वो अंतिम संस्कार करने गया। ये इस अमृतकाल का नग्न सत्य है। लेकिन हमारे तथाकथित जो वॉर रिपोर्टर्स है, ये वॉर जोन में नहीं जा रहे। ये इजराइल के उस एरिया में है जब वो मोर सिक्योर है, बस जहाँ हमास ने पहला हमला किया और हमला करने के बाद हमास को खदेड़ दिया गया इजराइल ने। लेकिन जो डैमेज हुआ है, ये गाजा पट्टी से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये उस साइड पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहाँ तो गाजा पट्टी में करीब करीब 13 पत्रकार मृत्यु प्राप्त हो गए हैं वॉर रिपोर्टिंग करते हुए। ये तो नौटंकी करने गए हैं शुद्ध रूप से, यदि मुझे पूछा जाए तो। ये वॉर रिपोर्टिंग नहीं है। वॉर रिपोर्टिंग करनी है तो आप गाजा पट्टी में उतरिए, हमास के क्षेत्र में जहाँ बम्बार्डिंग हो रही है, और वहाँ लोगों की पीड़ा देखिए। सवाल हमास ने जो किया वो सही या गलत, मैं किसी भी कार्यवाही का जिसमें
आम इंसान, बच्चे, बूढ़े, महिला मरती है, मैं उसका निषेध ही करता हूं। हमारे देश में इजराइल और हमास का युद्ध इन 5 राज्यों के चुनाव में कैसा परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया कि इजराइल पे जो हमला हुआ उसके लिए मैं दुख जताता हूं, जो परिवार वहां पीड़ित है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और भारत इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री की भी हिम्मत नहीं हुई हमास का नाम लेने की। आतंकवादी हमला हुआ किसने किया जब सारी दुनिया को मालूम है, तो आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? प्रधानमंत्री के उस ट्वीट को पीएमओ ने भी रीट्वीट नहीं किया। हड़कंप मच गया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में। और जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं और दर्शक इस चीज को देख रहे होंगे, तब तक भारत सरकार का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इजराइल और गाजा पट्टी में चल रहे हैं युद्ध के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन हम हमास की निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमास भी वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट है। नहीं, विदेश मंत्रालय का एक बयान आया था फिलिस्तीन को लेकर। उन्होंने फिलिस्तीन के साथ समर्थन बताया, लेकिन क्या फिलिस्तीन और हमास एक है? यदि फिलिस्तीन से गाजा पट्टी में हमास है, तो क्या हमास का ऐसा क्या हो गया कि आप हमास का नाम लेकर उसके खिलाफ बोलने से डर रहे हैं? क्या आप अरब वर्ल्ड से डर रहे हैं? क्या आप रशिया चाइना से डर रहे हैं? अमेरिका, यूके, फ्रांस, इन देशों ने तो बाकायदा हमास का नाम ही नहीं लिया। अमेरिका ने अपना जहाजी बेड़ा भेज दिया, यूके ने अपने जहाज़ तैयार किए ज़रूरत पड़े पे भेजने के लिए। लेकिन भारत सरकार की विदेश नीति इतनी ढुलमुल क्यों है? अटल बिहारी वाजपेयी का एक भाषण बहुत ट्रेंड कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल को गाजा पट्टी खाली करनी होगी, इजराइल को फिलिस्तीन की ज़मीन खाली करनी होगी। वो मोरारजी देसाई के समय के भाषण है। उसके बाद कांग्रेस के सरकार होते हुए जब राव साहब नरसिंह राव जी जब विदेश मंत्री थे, वो पहले मंत्री थे विदेश मंत्री जो इजराइल गए थे, वहाँ से हमारे इजराइल के साथ संबंध सुधरना शुरू हो गए। लेकिन फिलिस्तीन के साथ ये देश हमेशा खड़ा हुआ है। रही मोदी सरकार की, हाल ही में जयशंकर जी ने एक प्रश्न के उत्तर देते हुए लोकसभा में ये कहा कि जब प्रश्न आया था कि क्या आप इजराइल की तरफ टिल्ट होकर फिलिस्तीन के बारे में कोई विदेश नीति बदल रहे हैं, उन्होंने कहा कतई नहीं, फिलिस्तीन हमारा दोस्त है, हम उनके साथ हैं। और आगे चढ़ के उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के दौरान जितना पैसा फिलिस्तीन को एड के रूप में दे रही थी भारत सरकार, उससे ज़्यादा पैसा मोदी सरकार फिलिस्तीन को दे रही है वहाँ के निर्वासितों को सेटल करने के लिए। ये जल्दीबाजी क्या प्रधानमंत्री के जो ट्वीट करने वाले लोग हैं उन्होंने की, या प्रधानमंत्री जी ने ये इंडिकेशन दिया अंधभक्तों को कि अब आप इसको हिंदू मुसलमान करके टूट पड़ो? उत्तर प्रदेश में तो ये स्थिति आ गई कि फिलिस्तीन के फेवर में जुलूस निकालने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों पे एफआईआर दर्ज कर दी। योगी जी ने कहा कि भारत सरकार का जो स्टैंड है उसके खिलाफ जो भी बोलेगा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। कौन सा ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं हम? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमास के हमले के बाद वहाँ के जो सबसे बड़े अखबार है जो हिब्रू और अंग्रेजी में निकलता है, उनका संपादकीय पढ़ें तो पत्रकारिता को आदमी सैल्यूट करता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को नंगा किया, उन्हें लिखा कि आज इजराइल जो कीमत भर रहा है, जो हमारे बच्चे मर रहे हैं, जो हमारी महिलाओं को अगवा किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, इसकी कीमत आपको चुकानी होगी क्योंकि ये आपकी गलती का नतीजा है। एक पैराग्राफ में तो वो कहता है कि आपने हमास को इतना पुश किया कि उसको हमला करना पड़ा। क्या क्या कहते हैं अखबार? क्या हमारे देश में कोई ऐसा अखबार है जो ऐसी स्थिति में सरकार को आईना दिखाए? योगी जी को यही पता नहीं है अभी तक कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है। भारत सरकार अभी तक ऑफिशियली हमास के खिलाफ बोल नहीं पाया। भारत सरकार फिलिस्तीन की दोस्ती बताता है तो फिर फिलिस्तीन के फेवर में जुलूस निकालने पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लड़कों पे एफआईआर क्यों दर्ज होती है? जुलूस कई राज्यों में निकले हैं,
क्या प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जाते हैं या किसी विदेश की यात्रा में जाते हैं, वहाँ कुछ लोग काले झंडे लेके खड़े हो जाते हैं, तो क्या वहाँ उस देश में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है? आज़ादी की अभिव्यक्ति है, आप अभिव्यक्त करिए। फिलिस्तीन का समर्थन करने के मायने यही किसने कहा आपको कि देशद्रोह हो गया है? किसने कहा? असम के सीएम ने कहा कि जो फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हैं, खासकर कांग्रेस जो कि है ही मुस्लिम सपोर्टर्स ऐसी पार्टी है, और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ समय पहले स्टालिन के बेटे के मामले में मैंने कहा था कि इस्लाम को दुनिया से खत्म करना है, और आज देख रहे हैं कि इस्लाम के साथ आतंकवाद का एक अलग ही गठजोड़ है। आप किसी भी दो इस्लामिक कंट्री जब लड़ती हैं तो फिर उसको क्या कहेंगे? ईरान और इराक का जब युद्ध हुआ तो ये तो मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, उसको क्या कहेंगे आप? म्यांमार के वहाँ से अपने यहाँ आतंकी आते हैं, ऐसे मणिपुर के ही मुख्यमंत्री कहते हैं। म्यांमार में कौन सा मुस्लिम सरकार है जो आतंकी भेजेंगे? चाइना में कौन सा मुसलमान है जो, चाइना में तो मुसलमानों की हालत बहुत बुरी है। चाइना हम पे अतिक्रमण करता है तो चाइना तो बुद्ध कंट्री है, वहाँ तो बुद्धिज्म सबसे ज़्यादा है, जो भारत जिस बुद्ध पे गर्व करता है, तो फिर उसमें मुसलमान कहाँ ढूंढोगे आप? आपको हिंदू खतरे में बोल के आप अपना खतरा हिंदुओं के सर पे देते हैं। सालों राज किया मुगलों ने इस देश पे, उसके बाद भी हिंदुइज्म जिंदा रहा। अब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से और अब हिंदुत्व खतरे में आ गया। 48 इसके बाद 60 साल तक लगातार कांग्रेस सत्ता में रही है। आप कहते हो कि वो मुस्लिम फेवर की थी, चलो मान लीजिए, जब मुस्लिम फेवर की सरकार केंद्र में 60 साल रही तब जाके हिंदुत्व खतरे में नहीं था, तो आज हिंदुत्व का ध्वजवाहक प्रधानमंत्री है, तो फिर अब हिंदुत्व खतरे में कहाँ है? खतरे में हिंदुत्व नहीं है, खतरे में भाजपा है। फिलिस्तीन की बात करते हैं, क्या आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा क्या प्रधानमंत्री की निर्वसना करेंगे? क्या आप फिलिस्तीन को कैसा फंड दे रहे हैं? क्या वो जयशंकर से इस्तीफा मांगेंगे कि आपने पार्लियामेंट में ऐसा क्यों कहा? है औकात? क्योंकि आसाम में एक मुस्लिम समुदाय है, आप वहाँ पे लगातार सत्ता में रहने के लिए हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए आपको फिलिस्तीन भी दिखता है। क्या जिस पार्टी में सालों जिंदगी गुजारी है कांग्रेस में, तब हेमंता का हिंदुत्व, क्या हेमंता 2014 के बाद ही हिंदू हो गए? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा पहले मुसलमान थे जो कांग्रेस के सत्ता में मंत्री पद भोग रहे थे, सत्ता का मक्खन खा रहे थे? क्या यासिर अराफत का इस देश में स्वागत नहीं हुआ? क्या फिलिस्तीन की एम्बेसी हमारे देश में खोली नहीं गई? क्या भारत ने जब फिलिस्तीन को सबसे पहले समर्थन दिया और सबसे पहले उनको देश करके, कंट्री करके एक्सेप्ट किया, तब हेमंता ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या हेमंता तब क्रिश्चियन थे, हिंदू मुस्लिम थे, और अब उन्होंने 2014 में धर्म परिवर्तन किया है? ये लोग बार बार हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करते हैं क्योंकि इनकी कुर्सी खतरे में है। सत्ता का मक्खन जो खाने की आदत लगी है, वो जब खतरे में आ जाती है। कांग्रेस की सारी पॉलिसीज अच्छी लग रही थी जब तक कांग्रेस में सत्ता में थे। जब उन्हें लगा कि भ्रष्टाचार के आरोप इतने लग गए उन पे, और लगाने वाली भाजपा थी, अब जब लगा कि भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगाने के बाद कांग्रेस में अपनी दुकान बंद हो रही है, तो फिर एक रात जैसा गौतम बुद्ध को उस बोधि पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे इन्हें भ्रष्टाचार में आरोपित होने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ कि ओहो, मैं तो हिंदू हूं, इतने सालों से गलत पार्टी में था, मुझे भाजपा में जाना चाहिए। और भाजपा की मजबूरी देखिए, जिस आदमी के भ्रष्टाचार के चक्कर में 1 महीने तक आपने आसाम का सदन नहीं चलने दिया, वह अभी आपका मुख्यमंत्री है, और प्रधानमंत्री कहते कि मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं। एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की जा रही थी इस हमले के बीच कि जितने हमले भारत पर, आतंकी हमले कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, कांग्रेस सरकार जो थी इतना गिरी हुई सरकार थी, कभी उसका पलटा जवाब नहीं दे पाई। लेकिन जैसे ही मोदी जी सत्ता में आई, भारत पर हमला हुआ, तो तुरंत मोदी जी ने कार्रवाई की। तो मोदी जी में जो राष्ट्रभक्ति है वो कांग्रेस पार्टी के जो भी कद्दावर नेता हो या कांग्रेस पार्टी से कई गुना ज्यादा है। ये भी परसेप्शन ये इजराइल और फिलिस्तीन
के बीच जो जंग छिड़ी हुई है इसमें बनाने की कोशिश की जा रही है और मोदी मीडिया अपने बाकायदा प्राइम टाइम पर इसे दिखा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा किसने? जिसे दुर्गा कहा जाता था वो इंदिरा गांधी ने। पार्लियामेंट में हमला कब हुआ? क्या नरेंद्र मोदी और उनके चाहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को कांग्रेस की सरकार कहते हैं? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जो इनके पितृपुरुष रहे हैं उन्हें डिसोन करते हैं? पार्लियामेंट पे हमला तो अटल जी के समय हुआ, तब तो बीजेपी की सरकार थी। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है? अटल जी, अडवाणी जी, जनसंघ, कुशाभाऊ ठाकरे, आरएसएस, इसके अब कोई मायने नहीं रहे हैं। बस 2014 में इस देश में कुछ नहीं था, 2014 में मोदी एकदम जन्म लेते हैं। हम तो जन्म बाल्यावस्था में लेते हैं, 1 महीने के, 2 महीने के, 1 साल के होते। मोदी जी एकदम जन्म ले गए और बीजेपी को उन्होंने जन्म दिया और बीजेपी हुई और सरकार आ गई। ऐसा माने ये देश? फिर क्यों अटल जी का नाम लेते हो जब अटल जी को डिसोन करते हो? क्या हुआ 370 धारा हटने के बाद? पुलवामा कैसा हुआ? बालाकोट कैसा हुआ? कैसे हुए ये सब हमले? आज भी हर महीने हमारे सैनिकों की लाशें ताबूत में गांव आती है। क्यों? नोटबंदी के बाद आतंक खत्म होने वाला था, 370 के बाद आतंक खत्म होने वाला था। डोवाल साहब श्रीनगर के रोड पे बिरयानी खाते हुए फोटो रिलीज कर रहे थे। आज क्यों, अभी रिसेंटली पिछले महीने क्यों एक मेजर और कर्नल, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, क्यों ताबूत में आते हैं? क्यों बेवाएं हो रही हैं हमारे यहां? क्यों बच्चे अनाथ हो रहे हैं? आपको मणिपुर नहीं संभाला जा रहा है। आज 5 महीने हो गए मणिपुर जल रहा है। आप विश्व शांति की बात कर रहे हैं, हम यूक्रेन को समझाएंगे। अरे क्या समझाएंगे यूक्रेन को? पहले घर देखिए अपना। मणिपुर नहीं जा पाए। क्या प्रधानमंत्री गए मणिपुर? प्रधानमंत्री ने कल फिर जो P20 हुआ उसमें भाषण दिया। उन्हें कहा संघर्ष शांति के लिए तकलीफ होता है, पूरा देश विश्व में शांति। अरे विश्व की शांति बाद में कर भैया, अपने घर संभाल, पहले पहुंच मणिपुर। आज भी मणिपुर की जनता प्रधानमंत्री के एक आह्वान पे, प्रधानमंत्री यदि मणिपुर चले गए, मैं दावे के साथ कहता हूं ये गृह युद्ध रुक जाएगा। लेकिन वहां की गवर्नर रो रो के थक गई, सब कह गए, गृह मंत्री गए, हमारे डिफेंस CDS गए, सब गए। क्यों नहीं मणिपुर अपने कब्जे में आ रहा है? क्या मणिपुर में ये जानबूझ के करवाया जा रहा है? यदि मैं कहूं तो मैं नहीं मानता कि 56 इंच के सीने वाली सरकार इतनी कमजोर हो कि 5 महीने तक मणिपुर जलता है। अभी भी किस बात की बात कर रहे हैं ये? एक आपने बागलकोट किया, उसके बाद क्या हुआ? आपने कहा था ना कि एक एयर स्ट्राइक होगा और इसके बाद पाकिस्तान नहीं होगा। मुझे लगता है जो कल परसों जो फिर अनंतनाग में जो घेर के हमने भी मतलब 4-4, 8-8 दिन तक आतंकवादियों से लड़ना पड़ रहा है। ये आतंकवादियों कैसे कैसे घुसते हैं। अब तो 370 हो गई, वहाँ पे हट गई। अब तो LG का रूल है, LG माने केंद्र सरकार के शासन है। अब तो ये आप PDP और लोकल पार्टीज के ऊपर नहीं फोड़ सकते। आपके पास पूरा फुल सपोर्ट है, आपके पास वहाँ सरकार है, आपके पास यहाँ सरकार है, वहाँ सैनिक है, यहाँ सैनिक है। आपके पास पैसे की कमी नहीं, आपके पास ज्ञान की कमी नहीं। चंद्रयान आप करते हैं, आप विश्वगुरु है, आप G20 में लोग आपको सराहना करते हैं। ये सारी बातें आप जब बताते हैं तो क्या आप आतंकी इन्फिल्ट्रेशन अभी तक नहीं रोक पाए? कहाँ से आते हैं आतंकी? कितनी बड़ी बॉर्डर है श्रीनगर जम्मू कश्मीर की, क्यों नहीं सील कर पा रहे हैं? क्यों नहीं चाइना में हम पूरे पेट्रोलिंग पॉइंट खोल पा रहे हैं? क्यों आज लद्दाख में गोचर की जमीन चाइना ने नो मैंस लैंड कर दी? क्यों आज मेरे लद्दाख के भाई जब जाते हैं गाय भैंसों को चराने तो उनको आर्मी के प्रोटेक्शन में जाना पड़ता है, जो पहले अपने आप चले जाते थे? कौन जवाब देगा इसका? जब आप मणिपुर के बारे में पूछते हैं तो आप हमास की बात करते हैं। जब हम आपको आतंक के बारे में बात करते हैं तो आप G20 की बात करते हैं। आत्महत्या कर होता हुआ किसान नहीं दिखता है। ये जो मैंने अभी बताई लाश एम्बुलेंस की जगह इस देश में एम्बुलेंस चल रही है। क्या हम स्टोन एज की तरफ जा रहे हैं? हमारा विज्ञान हमको चंद्र पे लेके जाता है।
लेकिन एक डेड बॉडी घर से निकलने के लिए कोई है नहीं तो आप बाम्बू को बांध के झोले में लेके जाना पड़ता है, जिसे मैंने टर्म दिया बॉम्बुलेंस, एम्बुलेंस की जगह। क्या एम्बुलेंस में जाना ये अपना अधोगति नहीं है? या फिर हम पुरानी बातें और पुरानी संस्कृति की बात करते करते स्टोन एज में ले जाएंगे समाज को? किस तरह की बातें करते हैं? हम ये भी तो देख रहे हैं कि भूखमरी में जो है हम पाकिस्तान को पछाड़ते हुए आगे निकल गए। हाँ, और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे यहाँ भूखमरी नहीं है। अरे आपके यहाँ भूखमरी नहीं है तो वो अनीता कैसी मर गई, जिसकी मैंने बात की, जिसकी लाश एम्बुलेंस में गई? आप कहते हो कि हमने बहुत बड़ा एक योजना चलाई, 5 लाख में इलाज हो जाएगा, प्रधानमंत्री आरोग्य सेतु और क्या क्या स्कीम्स आ गई, और आप विश्व में बताते होते इतने करोड़ लोग लाभ ले रहे हैं, क्यों नहीं लाभ मिला उसको? आपकी एजेंसी का क्यों इतनी बड़ी एम्बुलेंस सेवा थी? योगी सरकार तो ये योगी मॉडल लेके आ रही है, ये एम्बुलेंस वाला मॉडल है जहाँ एम्बुलेंस काम नहीं करती। 4-5 हज़ार एम्बुलेंस खरीदी गई थी, क्या हो गया उस एम्बुलेंस का? जुलाई 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लताड़ा है सरकार को, जहां 29,000 स्टाफ चाहिए, 4,000 एम्बुलेंस 8 घंटे का शिफ्ट की हिसाब से चले तो आपके पास 6,000 से ज़्यादा स्टाफ नहीं है, क्योंकि वो एम्बुलेंस सेवा अखिलेश ने शुरू की, इसलिए आपको उसको बंद करना है। अरे सेवा किसके लिए शुरू की थी? उसमें क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग या यादव ही जा रहे थे क्या? वो तो पूरे प्रदेश के लिए था। क्या हुआ उसका? और फिर योगी मॉडल, योगी कहते कि हम सिंध के लोगों को भी, अभी उन्होंने सिंध के वहाँ बात की और उसमें भारत सरकार की किरकिरी हुई। उन्हें कहा कि सिंध यदि 500 साल बाद हम राम मंदिर की ज़मीन ले सकते हैं वापस, तो हम सिंध भी वापस लेंगे। अरे सिंध कहाँ है मेरे आका? आपको मालूम भी है मैप में सिंध कहाँ है? सिंध डिस्प्यूटेड एरिया है, सिंधु से ही हिंदू निकला, इसलिए हम सिंध भी भारत में जोड़ देंगे। यदि सिंध भारत में जोड़ोगे तो उस सिंध को संभालने की औकात है? पहले आपने यहाँ तो एम्बुलेंस दे दो, रोटी दे दो, दवाई दे दो, खाने को दे दो, गन्ने का किसान का बकाया दे दो। जो लोग हैं उनको देखभाल नहीं किया जाता, और हम सिंध साथ में लाएंगे। इनसे बड़ी बड़ी बातों से ये जब बिना पढ़े लिखे नेता बैठेंगे तो ऐसा ही होगा। और पाकिस्तान ने तुरंत उस पर रिएक्ट किया तो अपना सरकार को मुँह छुपाना पड़ा वहाँ पे। उन्हें कहा कि ये आपकी तो विस्तारवादी भूमिका है, यदि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है तुम लेना चाहते हो तो। जैसा चाइना अरुणाचल बोलते से हमको आग लग जाती है, तो क्या पाकिस्तान को सिंध बोलने पे आग नहीं लगेगी? क्या सिंध डिस्प्यूटेड एरिया है? क्या वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है? लेकिन जबान में हड्डी नहीं, दिमाग में, सर में दिमाग नहीं, और आपने बोल दिया लोगों को अपील करते हुए। आपने ये देखा नहीं कि ये देश है, इसकी एक विदेश नीति है, विदेश मंत्रालय है, हमारे बोलने से विदेश मंत्रालय की किरकिरी होगी। नोबडी वांट टू लिसन। फिल्म फॉर ऑल चल रहा है, यहाँ टालियां बटोरने का काम चल रहा है, और ये टालियां बटोरने में मुंह काला करवा रहे पूरे देश का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद हमारे साथ धन्यवाद जुड़ने धन्यवाद के लिए। धन्यवाद। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। वीकेंड विद वानखेड़े में आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा और आज़ाद मीडिया को अपना भरपूर सपोर्ट दे, देश नीति को अपना सपोर्ट दे। बहुत बहुत शुक्रिया।